नमस्कार दोस्तों। तो आज हमें जो है कुल 6 आर्टिकल डिस्कस करने थे, जिसको हम लोग पहले पार्ट में जो है हम लोग 4 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। 2 आर्टिकल हमारे बचे हुए हैं, तो उन 2 आर्टिकल्स को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है हमारा, एन एक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसकी भूमिका के बारे में बात की थी कि अभी एक केस के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, और उस फैसले के थ्रू जो है, तो वो फैसला जो है इस तरीके की विवेचना के साथ निर्णय दिया है कि उस विवेचना के आधार पर उस निर्णय ने संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन सा किया हो। ऑथर का ये मानना है कि ये हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ये डिसीजन संवैधानिक नैतिकता का या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उल्लंघन करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समझ लीजिए कि संवैधानिक नैतिकता आखिरकार होती क्या है। तो आप देखिए कि जैसे कोई सांस्कृतिक स्तर पे अगर आप किसी राष्ट्र की बात करो तो बहुत सारी संस्कृतियां हैं। अगर बहुसांस्कृतिक देश है तो कई धर्म होंगे, वहाँ कई तरह की संस्कृतियां होंगी, कई तरीके की भाषाएं होंगी और कई तरह की रीति रिवाज होंगे, कई तरह की परंपराएं होंगी। तो इस तरीके से अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग धर्म से जुड़े लोग, ये उनकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी अपनी आस्थाओं के आधार पर उनकी जीवन पद्धतियां, उनके आचरण, ये भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जो भारत का संविधान है, ये संविधान जब कोई निर्णय करता है तो ये संविधान जो है वो अपनी धर्मनिरपेक्षता के मूल्य के साथ, या जो व्यक्तिगत आस्थाएं हैं उन व्यक्तिगत आस्थाओं के से ऊपर उठकर, जो सामाजिक नैतिकताएं हैं उन सामाजिक नैतिकताओं से ऊपर उठकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात करता है। तो भारत का संविधान, जैसे आपने देखा होगा कि जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, उस उद्देशिका में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत के संविधान के क्या उद्देश्य होंगे। तो संविधान अपने उद्देश्यों के पथ में किसी भी सामाजिक विचार को, राजनीतिक विचार को या आर्थिक विचार को, जिसमें जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी अगर कहीं पर भी बाधित होता है तो बाधित नहीं होने देता संविधान। और यही जो है संविधान की नैतिकता है। तो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो ये डिसीजन दिया है, ये डिसीजन संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ये जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो आपका पेपर है, जीएस का मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो यूपीएससी के पीटी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप देखिए कि हम लोग देखेंगे वर्ड बाई वर्ड कि डिसीजन क्या था, और डिसीजन में उन्होंने ऐसी कौन सी बातें बोल दी कि जिसकी वजह से समस्या होती है। ऑथर जो है, जिनको ये लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है ये डिसीजन। तो आप देखिए इलाहाबाद कोर्ट ने था क्या कि एक कपल है, तो वो कपल जो है इंटरफेथ रिलीजन पर बेस्ड है। मीन्स अलग अलग धर्म के 2 लोग हैं, जो लड़का और लड़की है, दोनों अलग अलग धर्म के हैं और वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो जो डिसीजन दिया जब और उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनके किसी परिवार के व्यक्ति ने एफआईआर कराई होगी या पुलिस में जो है सूचना दी है। तो उस पुलिस में दी हुई सूचना के आधार पर जो पुलिस है वो उस कपल को परेशान कर रही है। तो कपल कोर्ट पहुंचा था अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से, कि पुलिस जो हमें टॉर्चर कर रही है वो टॉर्चर ना करे। तो टॉर्चर ना करने के लिए जो गए कपल हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के जज ने जो डिसीजन दिया, देखिए क्या डिसीजन दिया, आप ये समझिएगा कि ये किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये केस है, निगेट्स द वेरी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन पर्सनल रिलेशंस। मीन्स व्यक्तिगत संबंधों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है, व्यक्तिगत संबंधों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत संबंधों को लेकर, जैसे मान लीजिए कि समाज में लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा नहीं माना जाता, तो इसे अनैतिक मानता है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज के अनैतिक मानने से अगर किसी इंडिविजुअल की ये चॉइस है कि उसे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, तो ये उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी का मैटर है। जैसा कि भारत का संविधान मूलाधिकारों के भाग में राइट टू लाइफ, ये और राइट टू फ्रीडम, इस तरीके के अधिकार जो देता है, तो उन अधिकारों के अंतर्गत ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। लेकिन जो हाई कोर्ट दिया जज ने, जो डिसीजन दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो वो डिसीजन जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को
तोड़ने वाला है। मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल चॉइसेस हैं किसी की, उस इंडिविजुअल चॉइसेस को आप जो है मोरल पैरामीटर्स के ऊपर इवेल्युएट नहीं कर सकते। मींस नैतिक सिद्धांतों के ऊपर, या जो समाज के बनाए हुए नैतिक सिद्धांत हैं, उन समाज के बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों के ऊपर आप किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल्यांकन या व्यक्तिगत चॉइस का मूल्यांकन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बिगड़ती ना हो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चॉइस से। मतलब ऐसा नहीं कि आप हथियार लेके जो है घूमने लगे और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चॉइस, मीन्स उसकी भी सीमाएं हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन तक की जहाँ बात है, तो वहाँ पर आप सामाजिक रूढ़ियों, सामाजिक परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं या समाज के बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर किसी पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी को इनक्रोच नहीं कर सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते आप उसका। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो यहाँ पे यही ऑथर कह रहे हैं कि जो इलाहाबाद कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन है, वो किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में निगेट्स द वेरी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन पर्सन रिलेशंस। पर्सनल रिलेशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उल्लंघन करता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन पर्सनल रिलेशंस को दूसरी तरफ वो कहते हैं कि यहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो है बार बार रिपीटेडली, मीन्स बार बार इस चीज़ को और ज़्यादा पुष्ट किया है अपने निर्णयों से। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है पर्सनल रिलेशनशिप्स की, इसको और ज़्यादा पुष्ट किया है। उसके बाद कहते हैं कि द हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट इम्प्लाइड दैट द लिव इन रिलेशनशिप इज ए सोशल प्रॉब्लम। और अंततोगत्वा जो हाई कोर्ट है उसने अपने डिसीजन में ये कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है ये वास्तव में एक तरह की सामाजिक समस्या है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि सोशल प्रॉब्लम से जज ने ये बोला कि जो है ये सोशल प्रॉब्लम है एक तरह की। आगे देखिए कि आगे ये कहते हैं कि जो देखिए, अ मुस्लिम मैन एंड हिंदू वुमेन वॉज शॉर्ट सिंपल, दे आर अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज, लगभग 30 साल की उम्र है दोनों की। और लोकल पुलिस जो है उनको परेशान कर रही है, किसी परिवार के सदस्य ने जो शिकायत की है उसके आधार पर। द जजमेंट बाई हाई कोर्ट इज़ अनएक्सेप्टेबल, जो जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया है ये अस्वीकार्य है। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, अगर संवैधानिक भावना के अनुसार देखा जाए तो। ऐसा क्यों? अब देखिए डिसीजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम डिसीजन में है, द कोर्ट इज ऑस्टेंसिबली कैरीड अवे बाय द नोशंस ऑफ conventional social morality rather than the constitutional principles on individual autonomy and personal liberty। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और पर्सनल लिबर्टी की बात है, इसके अगेंस्ट जाकर के डिसीजन दिया है और वरीयता दी गई है किस चीज़ को? कन्वेंशनल सोशल मॉरलिटी को। जो पारंपरिक सामाजिक नैतिकता चली आ रही है, उस पारंपरिक सामाजिक नैतिकता को यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में वरीयता देने का प्रयास किया है। दूसरा, जैसे हमने आपको बताया ना, उन्होंने कह दिया लिव इन रिलेशनशिप इज ए सोशल प्रॉब्लम। तो वो सोशल प्रॉब्लम ये डिस्कस कराने नहीं गए थे ऑथर। बाद में ये भी बोलते हैं कि उनका इशू बड़ा छोटा सा था कि उन्हें जो है प्रोटेक्शन चाहिए थी पुलिस के टॉर्चर से। तो पुलिस के टॉर्चर से प्रोटेक्शन लेने के लिए गए थे, वहाँ पे ये अपने रिलेशन को डिफाइन कराने नहीं गए थे कि हमारा रिलेशन जो है वो सोशल प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो कोर्ट ने जो है इसकी ज़रूरत नहीं थी ये बोलने की। दूसरा अवसर कहते हैं कि ये डिसीजन देते वक्त हाई कोर्ट ने कई सारे मामलों को दरकिनार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं पहले, इसके कई सारे मामलों में, उन मामलों में जो दिए गए निर्णय हैं उनको भी एक तरीके से पलट के रख दिया। जैसा कि आपको पता है कि जो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों ही जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, अभिलेखी न्यायालय होते हैं। तो इनके जो निर्णय होते हैं वो निर्णय जो है वो पूर्व उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, या आप कहते हैं कि नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि दोबारा अगर कोई केस ऐसा मिलता है तो उसमें जो है उसको उदाहरण मान करके निर्णय दिया जाता है। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए हुए, जो पूर्व उदाहरण है, जो मामले थे, उन सारे मामलों का एक तरीके से, उन सारे जजमेंट्स का उल्लंघन किया है बिना किसी तार्किक कारण के। कोई मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई तार्किक कारण दिया हो। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि, और यहीं तक नहीं, हाई कोर्ट जो है उसने पर्सनल लॉज ऑन मैरिज के बारे में ही केवल बात नहीं की, मीन्स उसने इन सब चीज़ों की सीमा के पार जाकर भी बात की। जैसे पर्सनल लॉ फॉर मैरिज, इसमें क्या हुआ, हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में यहाँ तक भी बोल दिया है कि कुछ गतिविधियों को लेकर कहा कि जैसे मान लीजिए कि प्री मैरिटल स्टेटस में, शादी के पहले जो है अगर आपके किसी के साथ जो है
नज़दीकी संबंध है, मीन्स उसमें जो है किसिंग या हगिंग, इस तरीके की चीज़ें जो है उनको इस्लाम में हराम माना जाता है। यहाँ तक भी स्टेटमेंट दिया गया अपने हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि जो निर्णय है उस निर्णय ने पर्सनल लॉज ऑन मैरिज की सीमाओं को भी क्रॉस कर दिया है। उसके बाद आगे ये कहते हैं कि जो इलाहाबाद का जजमेंट है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसने सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है पिछले, उन डिसीजंस को लेकर के क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पिछले डिसीजन है, जैसे कि डी बेलूसामी केस में थे 2010 का, या फिर 2013 का इंदिरा शर्मा केस, या फिर 2015 का धनुलाल केस, तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर के, उनका मोटिव ये बिल्कुल नहीं था कि ऐसे रिलेशनशिप्स को और आगे प्रमोट, मींस ऐसे रिलेशनशिप जो है वो प्रमोट हो सोसाइटी में। वहाँ कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो केवल फैक्ट्स पर बेस्ड था, मींस तथ्यों पर आधारित था डिसीजन। और तथ्यों पर आधारित डिसीजन के आधार पर ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो है लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहता था। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि जो भी डिसीजन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ये कहना चाहता था कि जो डिसीजंस थे वो वास्तव में बायस्ड थे। किस चीज़ को लेकर के? शादी के मैटर को लेकर के। मैंने उनके कहने का मतलब ये था कि लिव इन रिलेशनशिप्स के मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिसीजन दिए हैं वो लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए नहीं थे, वो तब भी जो है मैरिज के ही फेवर में थे। और ये कहते हुए दरकिनार कर दिया उसने सारी पूर्व नज़ीरों को, सारे उदाहरणों को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को पूरी तरीके से किनारे कर दिया। इसके अलावा हाई कोर्ट इलाहाबाद ने सेक्शन 125 का भी जिक्र किया। सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी जो है सेक्शन 125 का शाहबानों के केस में जिक्र आता है। तो सेक्शन 125 जो है एक पति की अपने बच्चों और पत्नी के प्रति जो निर्वाह की जिम्मेदारी है उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे जो है इस जजमेंट में भी जो है जज ने कहा कि सेक्शन 125 जो है वो पत्नी और बच्चों के निर्वाह की जिम्मेदारी पति पर जो है निर्धारित करने का सेक्शन है, ना कि किसी दूसरी औरत पर। मीन्स उनके कहने का मतलब ये था कि लिव इन रिलेशनशिप में जो है सेक्शन 125 के बेसिस पर भी कोई डिसीजन इस तरीके का आगे नहीं लिया जा सकता है। कुल मिलाकर हाई कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द एक्स्ट्रा मैरिटल एंड प्री मैरिटल सेक्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मुस्लिम लॉ। यहाँ तक भी उन्होंने बोल दिया कि जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर जो है शादी के पहले या शादी के बाद विवाह से इतर कहीं आपके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं ये भी वैलिड नहीं है। इसके बाद इवन द sexual lustful affectionate acts such as kissing, touching, staring etc prior to the marriage are haram in Islam says the judgment। तो जजमेंट में यहाँ तक बोला गया है कि जो किसिंग है, टचिंग है, स्टेयरिंग है या फिर सेक्सुअल लस्टफुल अफेक्शनेट जो एक्टिविटीज़ हैं ये हराम मानी जाती हैं इस्लाम में। तो ये जो है पर्सनल लॉ से भी आगे जा कर के एक तरीके से उन्होंने जो है अपने जजमेंट में बातें बोल दी। अब जो है ऑथर कहते हैं कि ये जो डिसीजन है अभी तक हम लोगों ने देख लिया, तो ये डिसीजन जो है ये वास्तव में ऑर्थोडॉक्सी की तरफ, मीन्स जो रूढ़िवादिता है उस रूढ़िवादिता की तरफ एक झुकाव को केवल दिखाता है और कुछ नहीं है। तो इसमें जो है ऑथर क्या कहते हैं? ऑथर कहते हैं हाई कोर्ट कुड नॉट हैव एज्यूम्ड दैट मैरिज इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एंड द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि हाई कोर्ट को ये बात समझनी चाहिए कि जो संवैधानिक सुरक्षा और जो मूलाधिकारों की मांग है, तो अगर मूलाधिकारों के बारे में कोई अपने मूलाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट को कहता है या फिर जो है संवैधानिक सुरक्षा मांगता है, तो क्या उसके लिए शादी पूर्व शर्त होगी? शादी को पूर्व शर्त की तरह ले लिया यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में। फिर कहते हैं कि इट एक्टेड एज ए थियोलॉजिकल कोर्ट। ये जो एक तरीके से जैसे रूढ़िवादी टाइप का या धार्मिक उलेमा जैसे डिसीजन नहीं देते हैं, तो धार्मिक उलेमाओं के जैसा जो है डिसीजन यहाँ पे हाई कोर्ट ने दिया है, जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी और ऑटोनॉमी को कहीं भी जो है रिलेट नहीं करता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी वैयक्तिक स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी,
इन दोनों वैल्यूज़ को इस डिसीजन ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। उसके बाद कहते हैं द वर्डिक्ट शोज ए क्लियर इंक्लिनेशन टुवार्ड्स सोशल ऑर्थोडॉक्सी एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म। डिसीजन जो है ये दिखाता है कि पूरी तरीके से सामाजिक रूढ़ियों की तरफ इसका झुकाव है। दूसरा, धार्मिक, जैसे धार्मिक तर्कों को जिंदा करने वाला, मीन्स धार्मिकता को जिंदा करने वाला निर्णय है ये। इन द गाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से, कि कहते हैं कि संवैधानिक न्यायिक निर्णयन के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन का मतलब है कि संवैधानिक न्याय के तौर पर, मीन्स संवैधानिक न्याय निर्णयन के आधार पर, केवल जो ये निर्णय जो है इसको केवल चोला इसने ओढ़ा हुआ है कि जैसे जो है हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, द कोर्ट ओनली ट्राई टू रीइटरेट द ट्रेडिशनल बिलीव्स। कोर्ट ने केवल जो परंपरागत मान्यताएं हैं उन परंपरागत मान्यताओं को दोहराने की या उस पर जोर देने की कोशिश की है। ऑन मैरिज एंड मोरल्स, जो शादी पर और नैतिकता पर जो मान्यताएं हैं, समाज की पारंपरिक मान्यताएं जो चली आ रही, केवल उन मान्यताओं को दोहराने की कोशिश की है, केवल उनको चोला पहना दिया है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन का। उसके बाद आगे कहते हैं ऑथर कि द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट मेयर एडजुडिकेशन ऑफ द इंटर पार्टी डिस्प्यूट्स। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं वो कोई केवल सामान्य ऐसे ही न्यायादेश नहीं होते हैं कि दो लोगों के बीच में झगड़ा था तो केवल कोई एक डिसीजन है। एज फैलेसियसली कंसीव्ड बाय द हाई कोर्ट, जैसा कि हाई कोर्ट ने इस केस में किया कि उनके जो पूर्व उदाहरण, जो पूर्व नज़ीर सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजंस उसके सामने आई, उन नज़ीरों को उसने जो है एक तरीके से झूठे तर्कों से किनारे कर दिया या उनको तोड़ दिया, केवल जो है कोई ढंग के रीज़न भी नहीं बताए और बिना ढंग के रीज़न बताए जो है उसको अनदेखा कर दिया। द लॉ लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है उनसे जब कोई लॉ जनरेट होता है तो वो लॉ जो है सारे हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है, जैसा कि जो है आर्टिकल 144 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है। इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन द टॉप कोर्ट इज नॉट एनकरेजिंग और डिस्करेजिंग एनी सोशल प्रैक्टिस और ह्यूमन कंडक्ट। और सारी प्रक्रिया में जो कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम किसी भी तरीके से किसी सोशल प्रैक्टिस या ह्यूमन कंडक्ट को, मीन्स मानवीय आचार को या फिर किसी सामाजिक व्यवहार को किसी भी तरीके से बढ़ावा देने का काम नहीं करना चाहिए न्याय निर्णय करने के दौरान। तो न्याय निर्णय में ऐसी सोशल प्रैक्टिस या ह्यूमन कंडक्ट को किसी भी तरीके से इनकरेज या डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप इनकरेज या डिस्करेज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप बायस्ड हैं। तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहती है कि आप किसी भी तरीके की सोशल प्रैक्टिस या ह्यूमन कंडक्ट को इनकरेज या डिस्करेज नहीं करेंगे या उससे कहीं किसी प्रकार की भी संलिप्तता न रखते हुए आपको जो है निर्णय देना होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है। उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स का। कहते हैं कि जैसे जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का मामला है, इसमें कहते हैं कि कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये मामला आप याद रखिएगा, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो एडल्ट्री है उसको डीक्रिमिनलाइज किया था। एडल्ट्री मतलब ये कि जैसे अगर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पहले क्या था कि इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता था, तो इसको अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड एडल्ट्री को कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जैसा कि सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी बोलता था। मींस ये सेक्शन था 497 ऑफ आईपीसी जो एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने का काम करता था, तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दिस वॉज डन सिंस द स्टेट्स पुलिस पावर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पनिशिंग इंडिविजुअल मोरल अवेरेशंस। और ये किया क्यों गया था, ये इसीलिए किया गया था ताकि सामाजिक पथभ्रष्टता या नैतिक पथभ्रष्टता के नाम पर पुलिस किसी भी तरह से किसी को परेशान ना कर सके कि आपने जो है नैतिक पतन हो गया आपका और पुलिस आ गई आपके घर में कि आपने जो है नैतिक पतन के आधार पे आपके ऊपर अटैक कर दे, मीन्स आपको टॉर्चर करने लग जाए, परेशान कर ले जाए। दूसरा फिर एक डिसीजन देते हैं देबोरा एल रोडे, इन्होंने बोला था कि फिडेलिटी इज ए वैल्यू। फिडेलिटी मीन्स होता है कर्तव्य निष्ठा या सत्य निष्ठा या जो आप सदाचार कह सकते हो एक तरीके से। तो फिडेलिटी इज ए वैल्यू बट नॉट वन दैट स्टेट शुड पुलिस। कहते हैं कि कर्तव्य निष्ठा या सत्य निष्ठा या सदाचार जो है ये एक मूल्य है, लेकिन ये वो मूल्य नहीं है जिसकी वजह से स्टेट की पुलिस जो है या स्टेट इसको ज़बरदस्ती लागू कराने की कोशिश करने लगे किसी के ऊपर। ये एडल्ट्री के मामले में स्टेटमेंट आया था। ऐसे ही नवतेज सिंह जौहर से रिलेटेड 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 को स्ट्राइक डाउन किया। आर्टिकल 377 आपको पता होगा ये समलैंगिकता से जुड़ा मुद्दा है।
विद सेम सेक्स रिलेशंस। तो इसमें भी अब यहाँ पे आप देखिए कि सामाजिक तौर पे समलैंगिक रिश्तों को अनैतिक ही माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग जाकर के इंडिविजुअल लिबर्टी और ऑटोनॉमी को वरीयता दी, और वरीयता देते हुए आर्टिकल 377 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन रेदर देन मियर मोरल जजमेंट, मीन्स कोई मोरल जजमेंट या किसी भी तरीके की मोरालिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सोशल मोरालिटी क्या सोचेगी इस बारे में। उसके बाद कहते हैं कि अपने आगे के जो डिसीजंस हैं और भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बारे में कहते हैं कि उसमें जो है आप देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को भी वरीयता दी है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साइटेड इन इलाहाबाद वर्डिक्ट आल्सो अपहेल्ड पर्सनल लिबर्टी एंड लेट डाउन द लॉ इन दैट रिगार्ड। मतलब कहते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो सुप्रीम कोर्ट के मामले देखे ना, तो वो मामले भी पर्सनल लिबर्टी को ही वरीयता देते हैं, उसके बावजूद भी जो है उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्शन जो है नहीं दी, उसको इस तरीके का इंटरप्रिटेशन कर दिया। तो एक केस है ये 2006 का लता सिंह का, इसको लेकर कहते हैं कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एनी एडल्ट अंडरगोइंग इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज इज नॉट हैरेस्ड बाय एनीवन, कि अगर किसी एडल्ट ने इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज कर रखी है तो उसे कोई हैरेस नहीं कर सकता। ऐसे ही अगला 2010 का एक मामला, उसके लिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया देयर इज नो स्टैच्यूटरी ऑफेंस दैट टेक्स प्लेस व्हेन एडल्ट्स विलिंगली इंगेज इन सेक्सुअल रिलेशंस। अगर कोई आपसी सहमति से सेक्सुअल रिलेशंस में इंगेज होता है तो ये जो है किसी तरीके का कोई वैधानिक अपराध नहीं है। फिर उसके बाद तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है पर्सनल लिबर्टी को ही जो है अपहोल्ड किया। तो ये जो डिसीजंस दे रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से कितने ऊपर हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं, ना कि सोशल मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं। सोशली आप देखेंगे तो ये चीज़ें समाज में अनैतिक ही मानी जाती हैं, वर्तमान समय में भी इसे अनैतिक ही मानते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि बट द इलाहाबाद हाई कोर्ट सेड दैट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दीज जजमेंट्स वर मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव केसेस। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा कि फैक्ट्स के बेस पर जो है डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था। बट दैट डज नॉट मीन हाई कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में हाई कोर्ट को ये बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के द्वारा बनाए गए लॉ को किसी भी तरीके से वायलेट करता, जो कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद आगे जो है कहते हैं कि ये हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी थी, मतलब वो हाँ पुलिस जो परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी उनको, उससे प्रोटेक्शन मांगी थी। लेकिन इसमें जो है इतना ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं थी। और ये कह कर के जो है इसको कंक्लूड करते हैं ऑथर कि द जजमेंट इज ए क्लासिक। तो ऑथर अंत में कहते हैं कि द जजमेंट इज ए क्लासिक केस ऑफ जुडिशियल इनडिसिप्लिन विच द सुप्रीम कोर्ट विल होपफुली सेट राइट एज अर्ली एज पॉसिबल। वो उम्मीद करते हैं कि ये जो केस है ये एग्जाम्पल है जुडिशियल इनडिसिप्लिन का, जो न्यायिक अनुशासनहीनता का उदाहरण। क्योंकि देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे वर्डिक्ट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया हाई कोर्ट ने, खंडन कर दिया उनका या उनको नज़रअंदाज कर दिया उन नज़ीरों को। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये क्लासिक केस ऑफ जुडिशियल इनडिसिप्लिन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट विल होपफुली सेट राइट एज अर्ली एज पॉसिबल, कि सुप्रीम कोर्ट समय आने जल्दी से जल्दी जितने लिए हो सकेगा इसको ठीक करेगा। टू इम्प्लाई दैट द मोरल लेसन्स ऑफ पर्सनल लॉज, की जो पर्सनल लॉज हैं अपने अपने धर्मों के अपने अनुसार, उनकी कोई भी नैतिक बात जो है वो किसी भी तरीके से संवैधानिक नैतिकता या संवैधानिक मूल्यों या संवैधानिक तर्कों से ऊपर नहीं हो सकती। अगर कभी ऐसा होता भी है किसी निर्णय में तो वो कुछ नहीं है, मात्र एक एडजुकेटरी मिसहैप है। मीन्स इसको जो है हम ये कह सकते हैं कि ये न्यायिक निर्णयन में दुर्घटना के समान है और इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं माना जाएगा। उसके बाद का हमारा ये लास्ट आर्टिकल है कि साइंटिस्ट नीड द ऑक्सीजन ऑफ फ्री स्पीच। हमने आपको बताया था इसमें शुरुआत में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो है एक UAPA जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसको लेकर के जो है एक डिस्कशन का आयोजन करने जा रहे थे कुछ साइंटिस्ट। तो इंस्टीट्यूट ने उसको आयोजित नहीं करने दिया, उस पर बैन लगा दिया। तो इसके खिलाफ 500 साइंटिस्ट और कुछ एकेडमिक्स ने मिलकर के जो है एक लेटर लिखा IISc को, और उसका जो ये डिसीजन था तो IISc के एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया। इसी में आगे बात चलती है कि क्या वास्तव में जो साइंटिस्ट हैं उनको सोशल इश्यूज़
पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर उन्हें अपनी केवल जो है साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ तक जो है लिमिटेड रहना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है पॉइंट वाइज जल्दी से देख लेते हैं। तो साइंटिफिक, यहाँ पर जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोसाइटी। चूँकि यहाँ देखिए ओवरऑल ये यही कहना चाहते हैं साइंटिस्ट के बारे में कि जहाँ तक साइंटिस्ट के रिसर्च का सवाल है, तो जो भी रिसर्च किए जाते हैं वो रिसर्च क्या सोसाइटी से बाहर हैं? जब सोसाइटी में रहकर ही रिसर्च किए जा रहे हैं, चाहे वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे साइंस से रिसर्च को साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च हो, या फिर साइंस से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो, ये सब जो है एक ब्रॉडर सोसाइटी का हिस्सा है। और ऐसी स्थिति में क्या साइंटिस्ट का सोशल इश्यूज़ पर डिस्कस ना करना ठीक माना जाएगा? दूसरा ये कहते हैं कि ये एक तरीके से संवैधानिक अधिकार भी है सबका कि वो सोशल इश्यूज़ पर बात कर सके। एक साइंटिस्ट हो जाने से किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, संवैधानिक अधिकार ख़त्म नहीं हो जाते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि अगर हम साइंटिस्ट हैं और रिसर्च कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का जो प्रिविलेज है ये हमें सोसाइटी से ही मिला हुआ है, और हमारे जो भी रिसर्च या डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं वो की तो पब्लिक फंडिंग से ही जाती हैं, और पब्लिक फंडिंग से जब की जाती हैं तो पब्लिक जो है साथ में हमें एक तरीके से एक एडिशनल जिम्मेदारी देती है इस बात की कि हम अपने व्यूज़ के थ्रू या अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर हैं, जो जनहित के मैटर हैं, उन पर अपने विचार को प्रकट करें और अपने आप को जो है, या हम उनको जो है उस मामले में कुछ और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे अवगत कराएं। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल लिंक्स होते हैं साइंस के। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक साइंटिस्ट जो है अपने आप को साइंस से रिलेटेड रिसर्च करते समय सोशल इशूज में इन्वॉल्व ना करे? सोशल इश्यूज़ में इन्वॉल्व उसे होना ही पड़ेगा। और कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कहते हैं कि नैरो पर्सपेक्टिव माइट सजेस्ट, कोई जो अगर नैरो पर्सपेक्टिव का यानी संकीर्ण दृष्टिकोण का आदमी है, तो वो संकीर्ण दृष्टिकोण का आदमी एक बार ये कह सकता है कि जो वैज्ञानिक है उन्हें केवल साइंस तक लिमिटेड रहना चाहिए और सोशल क्वेश्चंस जो हैं, सोशल इशूज़ जो हैं उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये एक तरह से अपने मन में ही जो है अपनी मनगढ़ंत, ये उसका अपना व्यक्तिगत मनगढ़ंत विचार होगा। क्योंकि जैसे सपोज करिए कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंस है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड साइंस जो है वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज से भी रिलेट करती है और साथ ही साथ में एनवायरनमेंट सेक्टर से भी रिलेट करती है। इवन कभी कभी जो है हिस्ट्री के कॉलोनियलिज्म है, औपनिवेशिक सत्ताएं थीं, औपनिवेशिक सत्ताओं से भी जाकर के रिलेट करती है और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी रिलेट करती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि बात करते हैं कि विकसित देश जो है पहले ही अपने हिस्से का कार्बन डाइऑक्साइड का इतना एमिशन करना था उतना एमिशन कर चुके। तो यहाँ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई ना कि भाई जिसने औद्योगिक क्रांति पहले की वो पहले ही बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर चुका है। अब जब आप खुद डेवलप हो गए, अब जो विकासशील देश हैं या फिर जो कम विकसित देश हैं उनको आप कहने लगे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं कर सकते हैं। तो इस मैटर में अगर साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च एक्टिविटी या डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में इन सारी चीज़ों को कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। और जब इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे तो फिर अगर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है तो बिना सोशल इश्यूज के साथ अटैच हुए किस तरीके से हम इससे रिलेटेड नॉलेज को ले पाएंगे। दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि अगर एनर्जी पॉलिसी से रिलेटेड कोई इशू है तो एनर्जी पॉलिसी को, भाई एनर्जी को यूज़ करेंगे ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स जब एनर्जी को यूज़ करेंगे तो इस मैटर से रिलेटेड किसी मामले में किस तरीके से सबको इक्विटेबल एनर्जी मिल जाए, किस तरीके से एफिशिएंसी यूज हो जाए एनर्जी का, तो ये सोशल इशू से ही तो कनेक्ट करेगा। ओवरऑल वो कहना ये चाहते हैं कि साइंस के फील्ड से जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो होते तो ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी में, जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए ही होते हैं। और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जब साइंटिस्ट को आगे कदम बढ़ाना है तो बिना सोशल इश्यूज़ को टच किए ऐसे रहा ही नहीं जा सकता। और ये इसी तरीके के उसके बाद में जो वो ये कहते हैं कि अगर हम अपना इतिहास भी उठाकर देखें साइंटिस्ट का तो भी आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे वैज्ञानिकों में जिनका सोशल इश्यूज़ के साथ काफ़ी गहरा लिंक रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो है वो नाम लेते हैं मेघनाथ शाह, मैथमेटिशियन, वो फिजिसिस्ट हैं जो कि भौतिक विज्ञानी थे मेघनाथ शाह। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है गणितज्ञ हैं एक डी कौसाम्बी, उनका नाम लेते हैं। फिर एक केमिस्ट हैं अमूल्या रेड्डी। तो कहते हैं कि इतने सारे लोगों ने जो है सोशल इश्यूज़ के साथ, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने तो सोशल इश्यूज़ से कभी भी अपने आप को दरकिनार नहीं किया। फिर उसके बाद में ये केरल शास्त्र साहित्य परिषद है, इसकी बात करते हैं। कहते हैं कि इसके स्लोगन में इसने जो है साइंस फॉर सोशल रिवॉल्यूशन, ये इसका स्लोगन है। तो सोशल रिवॉल्यूशन के लिए साइंस, इस स्लोगन से पता चल रहा है कि बिना सोशल इश्यूज़ के साइंस की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है।
तो और इस जो कहते हैं कि ये साहित्य से रिलेटेड संस्था होने के बाद भी इसने जो है विज्ञान के प्रचार प्रसार में समाज में बहुत बढ़ावा दिया है। तो इस तरीके से अगर साइंस जो है सोसाइटी को दरकिनार करने लगे, सोशल इश्यूज़ को दरकिनार करने लगे, तो कल को साइंस को फिर ऐसे कौन प्रमोट करेगा, या लोग फिर जो है साइंस की तरफ अट्रैक्टेड क्यों होंगे। कुल मिला के कहते हैं ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क हैज़ कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड दैट साइंस टू बी यूज फॉर सोशल बेनिफिट रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट। कुल मिला के कहते हैं कि ये ओवरऑल ये जो डिसीजन लिया है IISc ने, जो बैन लगाया था, इसका कारण और कुछ नहीं है। कोई साधारणतया समझना चाहे तो इस चीज़ को समझ सकता है कि कभी कभी सरकारों का गुस्सा झेलना पड़ता है संस्थानों को। तो इसके पहले सरकार कुछ कह पाए, इन संस्थान ने अपने ही प्रशासन के स्तर पर जो है सेंसरशिप कर दी। जबकि यहाँ पे कोर्ट्स के 2 डिसीजन का भी उल्लेख करते हैं ऑथर। वो कहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 में ये बात बोली थी कि जैसे आप ये समझिएगा कि गवर्नमेंट के बारे में कोई आलोचना आप नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट के बारे में आलोचना नहीं करना जो है ये सिविल सर्विसेज के कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जैसे जो IAS PCS होते हैं या सिविल सर्वेंट होते हैं, तो उन सिविल सर्वेंट्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो अलाउड नहीं होता है। लेकिन साइंटिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। 2015 के एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस का यहाँ पे उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि CCS रूल्स मीन्स सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं होते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में 2015 में बोला। उसके बाद एक त्रिपुरा हाई कोर्ट के डिसीजन को उल्लेख करते हैं, वो 2020 का डिसीजन है। इसमें हाई कोर्ट ने बोला था दे डू नॉट डिप्राइव सिटीजन्स ऑफ देयर राइट ऑफ फ्री स्पीच विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ये बोला था कि अगर मान लेते हैं एक बार को कि रूल कहीं लागू हैं भी, तो रूल्स के लागू हो जाने से भी किसी की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है वो उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से साइंटिस्ट्स का सोशल इश्यूज़ पे बात ना करना ये किसी भी तरीके से तार्किक नहीं है। और इसलिए वो अंत में कहते हैं कि इस जो ये मैटर है, इस मैटर के खिलाफ या फिर इस मैटर के अगेंस्ट में साइंटिफिक कम्युनिटी से जुड़े जो लोग हैं उनको एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, ताकि फर्दर जो है इस तरीके के डिबेट या डिस्कशंस को लेकर के जो इंस्टीट्यूट हैं वो उनकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को या फिर जो है पर्सनल लिबर्टी को या फिर उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश ना करें। तो इस तरीके से आज के हमारे जो है सारे आर्टिकल समाप्त होते हैं। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, रेगुलर जो भी अगर आप सुन रहे हैं तो आप इसको रेगुलर सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप रेगुलर सुनेंगे तब धीरे धीरे आप में जो है डेवलपमेंट होगा। और जो द हिंदू के एडिटोरियल्स हैं इनसे आप ये मान के चलिए कि लगभग मेरा जो अनुमान है, आप मान के चलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको 18 से 20 क्वेश्चन वहाँ पर किसी न किसी तरीके से टच होते हुए या रिलेवेंट मिल ही जाएंगे। इतनी आपकी सामान्य समझ इससे बढ़ जाती है। तो इसलिए द हिंदू के एडिटोरियल्स को अगर आपको करना है तो आप कंटिन्यू फॉलो करिए, अपने रिदम को तोड़िए मत। और कंसिस्टेंसी अगर आप बना रखेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय बाद खुद आपका जो है लेवल नॉलेज का बहुत अपग्रेड हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जो है सिलेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उस इम्पॉर्टेंस को समझते हुए आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। और अगर रेगुलर आप जो है सुनना चाहते हैं तो फिर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।